बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स कि आया ये ब्लड सेल कहाँ से पैदा होते हैं, किस तरीके से पैदा होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और ये ब्लड सेल जो है ये हमारे पास बोन मैरो से बनते हैं, बोन मैरो से ये बनते हैं। और बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और उनको कहते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। और यही मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो है रेड बोन मैरो में मौजूद होते हैं और ये एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल बनाते हैं जिसको स्टेम सेल्स कहते हैं। और यही स्टेम सेल से दो किस्म की माइटोसिस के जरिए से दो सेल्स बनते हैं। एक को कहते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स और दूसरे को कहते हैं लिम्फोमाइड स्टेम सेल्स। पहले इसको देख लेते हैं कि इस माइलॉइड स्टेम सेल से कौन कौन से सेल बनते हैं। माइलॉइड सेल से पहले जो सेल बनते हैं वो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स है। और एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स वो सेल्स है जिसको हम रेड ब्लड सेल फॉर्मिंग सेल भी कहा जाता है। इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल फॉर्मिंग सेल। मतलब ये कि ये इससे रेड ब्लड सेल बनेंगे फ्यूचर में। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इमेच्योर फॉर्म में अगर रेड ब्लड सेल क्या है, इमेच्योर फॉर्म है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लिएटेड होंगे, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा। अब लेकिन अगर ये जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा इससे ये न्यूक्लियस जो है वो बाहर चला जाएगा, ये रेटिकुलोसाइट्स बनाएंगे और रेटिकुलोसाइट से आखिर में क्या बनेगा, एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट्स को फिर हम एक दूसरा नाम भी देते हैं और उसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। फिर दूसरी जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है इनसे बनते हैं मेगाकैरियोब्लास्ट। और इसको मेगाकैरियोब्लास्ट इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये इसकी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये मेगाकैरियोसाइट जो है मैच्योर हो जाते हैं, मेगाकैरियोब्लास्ट मैच्योर हो जाते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स बना लेते हैं और मेगाकैरियोसाइट से फिर इसमें स्प्लिटिंग आ जाती है, फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं और ये बोन्स मैरो से पिंच अप हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट ये प्लेटलेट्स जो है वो बना लेते हैं। इस प्लेटलेट्स को अब जो मेडिकल टर्म है उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और ये वो सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर लेते हैं। तो इसकी प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। अब मायोब्लास्ट सेल की तरफ आते हैं। मायोब्लास्ट सेल की फिर से डिवीजन हो जाती है। इससे एक से बनते हैं बेसोफाइल्स, तीसरे से दूसरे से बनता है ईसोफाइल्स, तीसरे से बनता है न्यूट्रोफिल्स। और यही तीनों में अगर आप लोग देख लें तो इसमें न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस की मौजूदगी होने की वजह से इसमें बाइलूप ट्राइलूप न्यूक्लियस मौजूद है और इसमें ग्रेनुलर पार्टिकल्स मौजूद है। और ग्रेनुलर पार्टिकल्स होने की वजह से इन तीनों सेल्स को कहते हैं क्या, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है। और जब इनकी हम स्टेनिंग कर लेते हैं इन सेल्स की तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनिंग है, इसको कहते हैं राइट स्टेनिंग। और इन्हीं राइटिंग स्टेनिंग में हम क्या कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि ये एक जो है वो रंग ज़्यादा पकड़ लेता है, कलर जो है ज़्यादा लेता है, दूसरे कलर्स ज़्यादा नहीं लेते। तो इसमें ग्रेनुलर पार्टिकल्स मौजूद है। ग्रेनुलर पार्टिकल्स होने की वजह से इसको ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। फिर इन्हीं माइलॉइड स्टेम सेल से मानोब्लास्ट बनते हैं। मानोब्लास्ट मैच्योर होकर मानोसाइट्स बना लेते हैं और इन्हीं मानोसाइट से ये फ्यूचर में बड़े होकर क्या बना लेता है, मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस बना लेता है। फिर यहाँ पर माइटोसिस हो गई थी, लिम्फोइड स्टेम सेल उन्होंने बना लिया था। लिम्फोइड स्टेम सेल्स से फिर तीन सेल बनेंगे, लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट से ये दो लिम्फोब्लास्ट है। फिर हर लिम्फोब्लास्ट से क्या बनेगा, एक से बी लिम्फोसाइट्स बनेगा, वो भी बोन मैरो से ही बनेगा। दूसरा इससे बनेगा टी लिम्फोसाइट्स, वो इसकी फॉर्मेशन थाइमस में होगी। इसी तरीके से तीसरा जो है नेचुरल किलर ब्लास्ट और इससे क्या बनेंगे, नेचुरल किलर सेल। और इसको एग्रेनुलर कहा जाता है। इसको एग्रेनुलर, इसमें भी ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं लेकिन इनकी ग्रेन्यूल्स की जो मकदार है वो
कम है और कमी की वजह से इसको कहा जाता है क्या, एग्रेन्युलर। अब फिर ग्रेनुलर और एग्रेनुलर को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन करके इससे क्या बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये व्हाइट ब्लड सेल हमारा क्या कर लेते हैं, डिफेंस सिस्टम में हेल्प कर लेते हैं इसका। अब ल्यूकोसाइट्स, अब हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं, एक को एग्रेनुलर और दूसरे को ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट इसको इस वजह से कहा जाता है, इसको के लिए हम एक स्टेनिंग कर लेते हैं और इसको राइट स्टेनिंग कहते हैं, हेमाटोलॉजिकल स्टेनिंग है। और इसमें जो ब्लड सेल्स की डिफरेंशिएशन है वो हम कर लेते हैं। इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन, और ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो है बॉडी का डिफेंस सिस्टम में इनका एक मेन किरदार जो है वो मौजूद है। फिर पहले कर लेते हैं एग्रेनुलर। एग्रेनुलर में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स ये मौजूद होंगे। मोनोसाइट जो है 3 to 9% मौजूद होंगे और ये लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल है। इनमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होगा, राउंड या किडनी शेप न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, और ये 3% से लेकर 9% इसकी होगी। और इनके जो लाइफ स्पेन है वो वीक से लेकर मंथ तक ये हो सकता है मोनोसाइट्स का। फिर लिम्फोसाइट्स का अगर देखा जाए, ये रेड ब्लड सेल से इसका साइज जो है वो ज़्यादा होगा। ये न्यूक्लियस इसमें एक लार्जेस्ट न्यूक्लियस इसमें मौजूद होगा और ये 25 से लेकर 30% तक इसकी सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट जो है वो मौजूद होंगे। और इनका जो लाइफ टाइम है ये ईयर्स में होगा। पहले ही मैंने आप लोगों को ये बताया है कि इनका जो लाइफ स्पेन है, मैंने वहाँ पर 7 to 12 डेज 7 आवर्स से लेकर 12 डेज तक बताया था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमें ईयर्स में भी है। और वो कौन से सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल्स हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट जो है वो उनमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है, एसोनोफिल्स है, बेसोफिल्स है और इसको नेचुरल किलर सेल्स है। न्यूट्रोफिल जो है ये हमारे पास 62% मौजूद है। सबसे ज्यादा एबंडेंस है मल्टीन्यूक्लियस न्यूक्लियस है। मल्टीन्यूक्लियस न्यूक्लियस से मेरा मतलब ये है कि इस तरीके का एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल है, जहां पर भी इन्फेक्शन होगी और जहां पर भी इन्फ्लेमेशन आएगी वहां तक ये अपना रिस्पांस जो है वो शो कर पाएगा और जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वहां पर होंगे या आएंगे उसी को फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए से खत्म करने की कोशिश करेगा न्यूट्रोफिल्स। फिर एसिनोफिल्स है, ये 2.3% हमारी बॉडी में मौजूद होंगे और ये एबंडेंट ग्रेन्यूल्स है और इसी वजह से एसिनोफिल्स कहा जाता है क्योंकि हमारे पास एक डाई है, एक कलर है एसिन, उसी को कलर करने के बाद ये एसिन कलर जो है वो ले लेता है। इसी वजह से इसकी वो एसिनोफिल्स कहा जाता है। इसका जो कलर होगा वो डीप रेड कलर होगा और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो भी बाइल्यूक न्यूक्लियस होगा। बाइल्यूक न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। इस फॉर्म में ये न्यूक्लियस मौजूद होगा और इनकी नंबर जो है ये तब इंक्रीज होगी जब एक पैरासिटिक इन्फेक्शन आएगी, एक पैरासाइट हमारे ब्लड में आएगा, ये तभी उस पर क्या करेगा, अटैक कर पाएगा और इनकी नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर देखा जाए तो ये आम फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कर लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी काम कर लेता है एसिनोफिल्स। फिर बेसोफिल्स है, इसका यू शेप है, ग्रेनुलर है और ये एक बेसिक स्ट्रेन गेन कर लेता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बेसोफिल्स कहा जाता है और इनका जो कलर होगा वो डार्क ब्लू कलर जो है ये अडॉप्ट कर लेता है। बेसिनोफिल्स जो है ये मास्ट सेल्स की तरह है। मास्ट सेल्स हमारे पास दो किस्म के केमिकल्स जो है वो कर लेते हैं, एक को कहते हैं स्टामिन और दूसरा कर लेता है हेपरिन। हेपरिन और स्टामिन जहां पर भी इन्फेक्शन हो जाता है उन्हीं इन्फेक्शन रीजन से, परस का नहीं इन्फेक्शन है, उसी इन्फेक्शन के रीजन्स के इर्द गिर्द ये क्या कर लेता है, घेरा डाल लेता है ताकि अगर जो टॉक्सिक चीज है वो जर्म्स है वो बॉडी में फैल ना जाए। तो ये मास्ट सेल की तरह ही काम कर लेता है और इसकी जो एबंडेंस है वो 0.4% जो है वो होगी।
फिर आखिरी जो सेल्स है ग्रेनुलर सेल्स का, वो है नेचुरल किलर सेल, लार्ज है और सिमिलर टू लिम्फोसाइट्स है, और ये लिम्फोसाइट्स स्टेम सेल से ही डेवलप होंगे और इनका काम है वायरस के खिलाफ काम करना। मतलब ये कि वायरस में म्यूटेशन होती है, जितने भी म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हीं म्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करना, ये नेचुरल किलर सेल्स का ही काम होगा। थैंक यू।